हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रूल नंबर 5। देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम 4 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। किसके? टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्योंकि देखो, CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको फाइंड आउट करने का मैं एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें हमने बात की थी कि जब हमारे रूट्स रियल और इक्वल हो तब क्या CF आएगा, जब हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तब हमारा CF की वैल्यू क्या होती है, या फिर जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तब CF की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद बात की थी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल की। क्यों बात की? क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम PI को फाइंड आउट करेंगे। PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम 4 रूल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे रूल नंबर 5 की टर्न है। देखो, मैं प्रेफर करूंगी कि आज का लेक्चर देखने से पहले जो प्रीवियस 4 लेक्चर है उनको आप देख के आओ, जिसमें हम 4 रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना, रूल नंबर 5, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, मतलब बहुत काम का रूल है और समझ में आए 100% गारंटी में तभी ले सकती हूँ जब आप प्रीवियस जो 4 लेक्चर है उनको देख के आओ। तो उनको देख के आओगे तो आपको जो आज का जो रूल नंबर 5 मैं आपको बताऊंगी वो तब के तब समझ में आ जाएगा। उससे पहले आ भी जाए समझ, ना भी आए। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 5 जो हम प्रीवियस 4 रूल पढ़ चुके हैं उनसे ही कनेक्टेड है। तो एक बार मैं जो हम 4 रूल पढ़ चुके हैं उनको समराइज करा देती हूँ, फिर हम रूल नंबर 5 की बात करेंगे। तो देखो, हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़े थे? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के रूल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के रूल पढ़े थे हमने कुछ, है ना, जिसमें फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि जब हमारा 1 में f ऑफ d के साथ e रेज टू पावर ax हो। ये हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, याद हो तो, है ना। हमने क्या पढ़ा था? 1 में f ऑफ d e रेज टू पावर ax। तो जब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तब हमारा जो PI है उसकी वैल्यू क्या होती है? हम d को किससे रिप्लेस कर देते थे? a से रिप्लेस कर देते थे, है ना। देखो, इनके प्रूफ कि हम d को a से क्यों रिप्लेस करें, ये मैं इनके जो लेक्चर थे पर्टिकुलर लेक्चर उनमें बता चुकी हूँ। तो आप भी समझ ना आए जिनको, तो उन लेक्चर में देख लेना अभी, क्योंकि आज मैं सिर्फ समराइज करा रही हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रही, है ना। तो 1 में f ऑफ d e रेज टू पावर ax को हम 1 f ऑफ a e रेज टू पावर ax के साथ रिप्लेस कर देते थे, जिसमें हमारा f ऑफ a नॉट इक्वल आना चाहिए था किसके? 0 के नॉट इक्वल आना चाहिए था। इफ अगर हमारा f ऑफ a 0 के इक्वल आ रहा था तब हम 1 में f ऑफ d e रेज टू पावर ax है, इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, x से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लिखो, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास f ऑफ d फंक्शन गिवन होगा, कुछ मान लो एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि ऐसे फंक्शन हो 1 में d स्क्वायर प्लस में 4 e रेज टू पावर ax। एज्यूम इट कि हमारा ऐसा फंक्शन हो, तो d स्क्वायर प्लस में 4 e रेज टू पावर ax। तब इस केस में हम क्या करेंगे कि d को a से रिप्लेस करेंगे, यानी कि, लेकिन ये सिचुएशन कब होगी? जब हमारा f ऑफ a इक्वल टू 0 हो, मतलब जो a की वैल्यू हो वो हमारी इसको 0 बना दे। मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो? 2 हो, तो देखो e रेज टू पावर ax फॉर्म में ही है। अब इस d की जगह मैं a रखूंगी, d की जगह मैं a रखूंगी। अनदर एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे मान लो -2 है ना, माइनस डी स्क्वायर प्लस 4 ऐसा फंक्शन हो कोई, ये हो। क्यों? क्योंकि अब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4 हुआ, डी की जगह 2 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि डी को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? यहाँ पे डी को हम रिप्लेस कर रहे हैं ए के साथ, है ना। तो अब d की जगह a आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस था तो -4 प्लस 4 कितना बना रहा है? 1 में 0 e रेज टू पावर 2x 0 बना रहा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। तब इस केस में हम क्या करते हैं कि हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x से मल्टीप्लाई करो 1 में f डेरिवेटिव d और ये जो फंक्शन था हमारा e रेज टू पावर x एज इट इज, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव x से मल्टीप्लाई किया, इस d के प्लस 4 तो 2 पावर है आगे आ जाएगा, यानी 2d कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन प्लस 0 e रेज टू पावर 2x। तो ये इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन इस वाली टर्म का। मतलब हमने क्या किया, ये एफ डी है ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है बस, और कुछ नहीं किया। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, है ना।
कि जब हमारा एफ ऑफ ए नॉट इक्वल आ जाए किसके, 0 के, तब तो हमारा सिंपल डी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर हमारा एफ ऑफ ए 0 बन रहा है, जैसे इस केस में बन रहा था कि डी की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और तब डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तब उस केस में हम x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी लिख के e रेज़ टू पावर ax सेम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद बात की थी हमने सेकंड रूल की। देखो सेकंड रूल को ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि आज का जो रूल पढ़ेंगे ना, रूल नंबर 5, उसमें सेकंड रूल यूज हो रहा है हमारा। तो सेकंड रूल क्या था कि 1 में एफ ऑफ डी एक्स रेज़ टू पावर एन। तो इसको हमने कैसे सोल्व किया था, इस पे हम सीरीज मतलब सीरीज अप्लाई कर रहे थे, सॉरी थ्योरम अप्लाई कर रहे थे, बाइनोमियल थ्योरम। कैसे, बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड कर रहे थे इस एक्सप्रेशन को, और वो कब हो पा रहा था, जब एफ ऑफ डी हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहे थे, मतलब एफ ऑफ डी इनवर्स एक्स रेज़ टू पावर एन। इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर रहे थे। थ्योरम में क्या थ्योरम बन रही थी कि 1 प्लस में एक्स इनवर्स, इसकी ये बन रही थी, इसकी थ्योरम को एक्सपेंड कर रहे थे, तो 1 प्लस में एन एक्स प्लस में एन एन माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये सीरीज हमारी ऐसे थ्योरम हमारी ऐसी आगे प्रोसीड हो रही थी। तो हाँ, ये हमारा क्या था, रूल नंबर सेकंड। इसको भी मैं अच्छे से करा चुकी हूँ आपको, है ना, इस पे लेक्चर बना चुकी हूँ एक कंप्लीट, इसमें हमने इसका वर्किंग रूल, इसके एग्जाम्पल सब पढ़े थे। फिर बात कर रहे थे हम रूल नंबर थर्ड की, कि रूल नंबर थर्ड में हमने क्या पढ़ा कि 1 में एफ ऑफ डी स्क्वायर या तो साइन ए एक्स हो, पहले साइन एक्स का लिख देती हूँ, फिर कोस एक्स का लिख देती हूँ, दोनों सेम ही है। देखो इसमें क्या कर रहे थे हम, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो क्या बनेगा 1 में एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन ए एक्स एज इट इज आ जाएगा। ये कब होएगा, जब हमारा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आए। और ऐसे ही हम कोस का लिख सकते हैं कि कोस के में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स आ जाएगा ना, लेकिन कंडीशन कब, जब माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल 0 आए। अगर इफ एफ माइनस ए स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल आ रहा था, तब उस केस में हम क्या कर रहे थे, 1 में एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इजिकल टू, इसको हम क्या लिख रहे थे, जब ये हमारा क्या एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल बन रहा है, 0 के, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और उसकी वैल्यू अगर 0 बन रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, एक्स से मल्टीप्लाई करो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखो, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन ए एक्स आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। फिर इसके बाद हमने बात की रूल नंबर 4 की। देखो ये सारे के सारे रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको समराइज करा रही हूँ, मतलब थोड़ा स्पीडली बता रही हूँ। क्यों, क्योंकि इन पे पर्टिकुलर लेक्चर हम बना चुके हैं, तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है ना। आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो। मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि देख के तभी आज का लेक्चर पढ़ो। क्यों, क्योंकि आज के लेक्चर में रूल नंबर सेकेंड और रूल नंबर जो 4 है मैं आपको लिखवाऊंगी, उसका यूज होएगा। तो देखो रूल नंबर 4 क्या है हमारा, कि 1 में एफ ऑफ डी, जब हमारा e रेज़ टू पावर ax के साथ सम फंक्शन हो फाई एक्स। ये फाई एक्स क्या हो सकता है, साइन ax, कोस ax, x रेज़ टू पावर n, या फिर साइन ax प्लस में कोस ax, दोनों हो सकते हैं ना। ये फंक्शन हमारे हो सकते हैं फाई एक्स की जगह साइन एक्स, कोस एक्स, एक्स रेज़ टू पावर n, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर ax के साथ ही आए, तब हम क्या लिख रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, e रेज़ टू पावर ax को आगे लिखो इनटू में, और जब हमारा e रेज़ टू पावर RHS से मतलब इधर LHS की तरफ जाए, ये नहीं पूरी साइड ही चेंज हो गई, मतलब 1 में एफ ऑफ डी के आगे लिखे हम e रेज़ टू पावर ax, तब क्या होता है, d के अंदर जो e रेज़ टू पावर x है उसका कोफिशिएंट ऐड हो जाता है हमेशा, तो f ऑफ d प्लस a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा फाई एक्स। तो हमने क्या किया था, इसमें कुछ नहीं किया था, d को हमने d प्लस a से रिप्लेस कर दिया था। क्यों रिप्लेस किया, पहले हमारा था 1 में एफ ऑफ डी e रेज़ टू पावर x इंटू में फाई ऑफ x, है ना। x फाई एक्स हमारा साइन एक्स, कोस एक्स, एक्स रेज़ टू पावर n, साइन एक्स प्लस कोस एक्स सभी हो सकते थे, है ना। तो हमने क्या किया, e रेज़ टू पावर ax
इसको हमने 1/f(d) के आगे लिखा। तो जब हम e⁻x को 1/f(d) के आगे लिखते हैं, ये रूल होता है ना, मैं खुद से कुछ नहीं बना रही, जो रूल है सिर्फ उसी को बता रही हूँ आपको कि e⁻x है, उस वो जब आगे आएगा तो 1/f(d) की जगह जो e⁻x है उसका कोफिशिएंट क्या है, a, वो ऐड हो जाएगा इनटू में phi(x). अब हम बात, ये चारों रूल एक बार मैंने समराइज करा दिया आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब बात करते हैं हम आज के रूल की। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आई थिंक ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। देखो बहुत सिंपल रूल है, जो हमने चारों रूल पढ़े हैं अभी आपको समझ आ गया होगा। इन पे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से बेसिक क्लियर होते चलेंगे आपको, है ना। तो अभी बात करते हैं रूल नंबर 5 की। अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा कि 1/f(d) के साथ x⁻n। अभी हमने क्या पढ़ा था रूल नंबर 4 में कि 1/f(d) के साथ क्या आ रहा था हमारा e⁻x इंटू में phi(x). इस 5 की जगह साइन कोस x⁻n ये फंक्शन आ रहा था एक्सपोनेंशियल के साथ। लेकिन रूल नंबर 5 अगर ये खाली इतना होता 1/f(d) x⁻n तो रूल नंबर 2 बन जाता। इस fd को हम ऊपर लेके जाते, मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में चेंज करते, फिर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते। लेकिन इसके बाद अगर हमारा cos ax प्लस में आयोटा साइन ax आ जाए, या तो cos ax आ जाए या साइन ax आ जाए या फिर दोनों आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तो देखो सारे रूल एकदम सेम से लगते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बिल्कुल ये लर्न हो जाएंगे, ये आ जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/f(d) x⁻n इंटू में e⁻iota ax, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि e⁻iota ax ये किसके इक्वल होता है, cos ax प्लस में आयोटा साइन ax। देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि आयोटा ax में हम, ये तो आपको सबको पता होगा कि e आयोटा थीटा को हम कैसे लिखते थे, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारी ax। देख लो, कंपेयर कर लो, थीटा की जगह ax आ रखा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई ax। तो जब आपको ये पता था थीटा यहाँ पे आ रहा है तो थीटा की जगह ax ही तो सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। इसमें हम क्या पढ़ते थे कि जो हमारा cos ax है यानी कि cos ax यानी cos थीटा, ये हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। किसका, रियल पार्ट ऑफ e⁻iota ax, है ना। और जो हमारा साइन ax होता है, साइन ax ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻iota ax। देखो जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा है मैंने कि e⁻iota ax वो किसके इक्वल होता है, हमारा cos ax प्लस में आयोटा साइन ax, है ना, जिसमें cos ax हमारा रियल पार्ट होता है और साइन ax हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। हमें कैसे पता चलता है, इस आयोटा की वजह से, इस बीच में आए हुए आयोटा की वजह से, कि आयोटा सिर्फ एक नोटेशन देता है हमें। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि 5 प्लस में आयोटा 9। अब मुझे बताओ, हमने 11th क्लास में पढ़ा था ये 5 क्या हमारा रियल पार्ट है, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस में आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है जिसमें अल्फा हमारा रियल होता है, बीटा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट, तो बीटा तो ये हुआ ना 9, आयोटा थोड़ी ना। अब ये हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट आयोटा 9 थोड़ी ना होएगा, इमेजिनरी पार्ट केवल 9 होएगा। ये आयोटा सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये 9 है ना हमारा, ये यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। अगर ये आयोटा यहाँ से नहीं होता तो 5 और 9 दोनों हमारे रियल होते, लेकिन इस आयोटा की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये 9 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो आयोटा सिर्फ एक हमें नोटेशन देता है कि हमारा जो क्वेश्चन है गिवन उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कौन कौन से है ना। तो आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सपेंड करेंगे किसको, 1/f(d) x⁻n इंटू में e⁻iota ax। तो देखो इसमें हम क्या करना है कि अभी हमारा क्या है, e⁻iota ax हमारा कहाँ है, पीछे है ना।
जब हम इसको RHS की तरफ LHS की तरफ लेके जाएंगे, सॉरी, तो मतलब LHS की तरफ मतलब 1/FD के आगे लिखेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, e⁻⁴ को आगे लिखा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, जो e⁻x है उसका कोफिशिएंट हमेशा ऐड होता है, जो मैंने रूल नंबर 4 बताया आपको, उसमें भी मैंने यही बताया था, जिसमें रूल नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था, 1/f(d) e⁻x इंटू में 5x। तो हम क्या कर रहे थे, जब e⁻x को आगे लिख रहे थे तो e⁻x 1/f(d) प्लस a और फिर 5x लिख रहे थे, मतलब उसमें भी तो e⁻x का जो कोफिशिएंट था a, उसको हमने ऐड किया था डिनोमिनेटर में। तो ऐसे ही यहाँ पे d प्लस में e⁻x का कोफिशिएंट क्या है, आयोटा a, इसको हम ऐड कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट x⁻n को हम ऐसे लिख देंगे। किसी को कोई डाउट, इतना यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि 1/f(d) x⁻n इंटू ये e⁻x तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के लिए, जब हमारा रियल पार्ट आ जाए यानी cos ax आ जाए, तब उस केस में हम कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट ऑफ e⁻ax है ना, ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 1/f(d) प्लस में आयोटा a के साथ x⁻n। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे जोड़ लो, ऐड कर लो बॉक्स के अंदर। ऐसे ही अगर ये किसके लिए, cos x के हमारा रियल पार्ट है, कैसे पता चला हमें, कंपेयर कर लो, cos x प्लस में आयोटा sin ax, तो cos x क्या हुआ हमारा, ये अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। अब समझ आएगा क्योंकि आपने अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में पढ़ा होगा 11th में। तो अल्फा यानी रियल पार्ट, यहाँ पे क्या है cos ax है, और बीटा यानी sin ax हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हमारा 1/f(d) x⁻n इंटू sin ax आ जाए, यानी ये हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ये किसके इक्वल होएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ax इंटू 1/f(d) प्लस आयोटा a x⁻n। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, डाउट है किसी को, देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने किया था 1/f(d) x⁻n cos ax प्लस में आयोटा sin ax आ जाए, फोर्थ जो रूल था उसमें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे x⁻n की जगह हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e⁻ax, लेकिन यहाँ पे क्या है x⁻n है, तो cos ax प्लस में आयोटा sin ax, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻iax, मतलब e⁻आयोटा ax की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इसके इक्वल होता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने थीटा की फॉर्म में लिख के आपको बताया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो समझने में, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि cos ax हमारा रियल पार्ट होता है, sin ax हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 1/f(d) x⁻n इंटू e⁻आयोटा ax, ये कैसे लिखा जाता है कि e⁻आयोटा ax आ गया है तो f(d) में e⁻x का कोफिशिएंट ऐड कर दिया, आयोटा a हमने ऐड करके लिख दिया x⁻n। ऐसे ही अब e⁻आयोटा ax, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट होते हैं ना, तो जब हमारा रियल पार्ट हो यानी 1/f(d) x⁻n इंटू में cos ax हो यानी रियल पार्ट हो, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ e⁻आयोटा x इंटू 1/f(d) प्लस आयोटा इंटू x⁻n, और sin x हो तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं। तो जो इनके सॉल्यूशन बनेंगे, अगर मान लो मैं इमेजिनरी पार्ट sin x वाला सोल्व कर रही हूँ इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो भी रियल पार्ट होगा उसको हम नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में तो हमें इमेजिनरी पार्ट पूछा है, और सॉल्यूशन के अंदर अगर बाई चांस हमारा रियल पार्ट आ भी रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो मैं अब एग्जांपल कराऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक सबने। देखो क्वेश्चन करेंगे ना तब हमारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये जो रूल नंबर 5 में आपको बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में ना कंफ्यूजन हो जाता है, किनके में, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं इनके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में। तो ये आज हमारा लास्ट रूल है, इसके बाद हम जनरल रूल की बात करेंगे, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो एग्जांपल करते हैं इसका, एक एग्जांपल
डी स्केयर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 2x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो पहले हमें क्वेश्चन चेक करना। अभी क्वेश्चन अभी तो मैं करा रही हूँ आपको रूल नंबर 5, तो आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन है रूल नंबर 5 पे बेस्ड होने वाला है ना। लेकिन एग्जाम में तो नहीं पता होगा कि हमने अभी रिसेंट में कौन सा रूल पढ़ा, तो उस पर हम कौन सा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, है ना, नहीं पता होगा ना। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स रेज टू पावर हम 1 कर सकते हैं। अब मुझे बताओ जो हमने 5th रूल पढ़ा अभी कि 1 में एफ ऑफ डी एक्स रेज टू पावर एन इंटू में क्या था यहाँ पे ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, ये था। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स को हम आगे लिख रहे थे। तो आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, डी में क्या ऐड हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट यानी आयोटा ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स रेज टू पावर एन। तो क्या अब हम ये रूल अप्लाई कर सकेंगे इसमें, मुझे बताओ। ये एफ ऑफ डी है, ये एफ ऑफ डी तो बन जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 4 उधर डिनोमिनेटर में गया तो बन जाएगा, और एक्स रेज टू पावर 1 भी है इंटू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। आयोटा एक्स मतलब ई रेज टू पावर आयोटा एक्स मतलब कोस ए एक्स प्लस में आयोटा साइन ए एक्स। तो कोस ए एक्स और साइन ए एक्स उनमें से कोई टर्म यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल आ रही है साइन 2x। ये क्या है हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन गिवन है तो इसका मतलब ये हमारा इमेजिनरी पार्ट गिवन है ना। तो ये इस फॉर्म में बन रहा है तो हम बिल्कुल रूल अप्लाई करेंगे। तो देखना क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, ध्यान से समझना है एक एक स्टेप। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम CF फाइंड आउट करेंगे। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे यानी डी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एम से। तो एम स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। RHS को हम क्या मान लेते हैं, 0। ये y है उधर RHS में जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर बनाएंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, +-2 आयोटा आएगी, +-2 आयोटा है ना। तो जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, +-2 आयोटा हो, तो उसके लिए CF की वैल्यू क्या होती है हमारी CF की वैल्यू होती है a cos ax। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, a cos 2x प्लस में b sin 2x, a cos mx प्लस में b sin, सॉरी एक m आएगा ना यहाँ पे, a cos mx प्लस में b sin mx, और m की वैल्यू क्या है 2। ये आयोटा का मतलब क्या है, आयोटा मैंने अभी बताया था आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में कि आयोटा हमारी एक नोटेशन देता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा है। तो आयोटा मतलब हमारी सिर्फ नोटेशन शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो m इक्वल टू +-2 आयोटा यानी a cos 2x प्लस में b sin 2x। इतना समझ आ गया होगा सबको। इसके बाद बात करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ये हमारा मेन है आज के लेक्चर में, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, हम y को एक तरफ लिखते हैं, बाकी सारे टर्म को एक तरफ भेज देते हैं ना। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे, समझ आना चाहिए आपको बस। 1 में डी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे साइन 2x, x भी तो है, x इंटू में साइन 2x, ये आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या ये फॉर्म हमारी इस फॉर्म में बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो हम इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू में नीचे लिख देती हूँ है ना, वहाँ पे फिर आगे सोल्व करके लिख दूंगी मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 1/d स्क्वायर प्लस 4 x इंटू साइन 2x। इसको हम क्या इस फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि साइन हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है। साइन हमारा क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि कोस ax, जो हमारा कोस ax है वो हमारा कौन सा पार्ट है यहाँ पे, रियल पार्ट है। तो साइन कौन सा पार्ट हुआ हमारा यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, ई रेज टू पावर आयोटा ax का इमेजिनरी पार्ट इंटू में 1 में एफ ऑफ, अब d में ई रेज टू पावर x का कोफिशिएंट ऐड हो जाता है यानी d प्लस में आयोटा a, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या बच गया यहाँ पे, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर ax यानी ये हमारा साइन 2x, ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया। d प्लस में आयोटा ए कर दिया तो बच के गया, खाली x बचे हमारे यहाँ पे, है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन 2x क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो साइन 2x की जगह मैंने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया किसका, ई रेज टू पावर आयोटा ax का इंटू में। जब ये लिखा तो
एफ ऑफ डी प्लस आयोटा आएगा, मतलब ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट डी में ऐड हो गया और ये एक्स हमारा बच गया, तो इसको मैंने वहां पे लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि y इजिकल टू में खाली ये लिखो इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1 अपॉन में डी प्लस में आयोटा ए। अब देखो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी स्केयर प्लस में 4, यानी डी प्लस में आयोटा ए का स्केयर प्लस में 4। जस्ट कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे। डी क्या है हमारा, एफ ऑफ डी क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ डी लिखते थे ना, एफ ऑफ डी। यहाँ पे हमारा एफ ऑफ डी क्या है, डी स्केयर प्लस में 4 है ना यहाँ पे। तो मैंने डी जो है हमारा डी इजिकल टू डी स्केयर प्लस 4 है यहाँ पे। तो डी प्लस आयोटा ए करते हैं, तो डी की वैल्यू क्या है, डी स्केयर प्लस 4। भाई डी का स्केयर है ना पहले, और डी के अंदर पहले हम आयोटा ए ऐड करेंगे, तो डी के अंदर हमने पहले आयोटा ए ऐड किया, फिर इसका स्केयर किया, फिर यहाँ पे प्लस 4 था तो यहाँ पे प्लस 4 कर दिया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या किया हमने, इनटू में एक्स कर दिया। देखो कुछ नहीं किया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इंटू में 1 बाई में डी प्लस आयोटा ए का स्केयर प्लस 4 इंटू में एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में मुझे आराम से देख के बताना कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है। मैं लिखती हूँ तब तक यहाँ पे y इजकल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर में आयोटा 2x इंटू 1 बाई में डी प्लस में आयोटा 2 का स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स। अब आपको दिख ही गया होगा है ना ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। कैसे पता चला हमें, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, x इंटू साइन 2x है, हमने इस फॉर्म में बनाएंगे तो ई रेज टू पावर आयोटा एक्स अपॉन में 1 अपॉन में डी प्लस आयोटा एक्स रेज टू पावर n। साइन 2x हमारा क्या था, इमेजनरी पार्ट किसका, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का हमारा इमेजनरी पार्ट था। और ई रेज टू पावर आयोटा एक्स को हम कैसे लिखते हैं, कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। तो साइन एक्स हमारा क्या हुआ, इमेजनरी पार्ट हुआ, तो हमने यही तो लिखा है इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। तो यहाँ से मुझे देख के बताओ साइन एक्स है, यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे ए कितना आ रहा है 2। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ए की वैल्यू मैंने 2 क्यों लिखी है, इतना हुआ। इसके बाद हमने आईडी को ओपन कर दिया, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा 2x 1 अपॉन में डी। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि d का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 4 आयोटा d प्लस में b का स्क्वायर यानी कि आयोटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे भाई, आयोटा 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे ना, प्लस में 4 कितना आएगा हमारे यहाँ पे -4 और एक ये +4 था ये हमारे पास इंटू में x। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी d का स्क्वायर प्लस में 2ab करेंगे ना 2ab, तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है d है, b की वैल्यू क्या है 2 आयोटा है, तो कितना हो गया 4 आयोटा d। तो मैंने क्या लिख दिया 4 आयोटा d। फिर उसके बाद आता है प्लस में b स्क्वायर, अब b क्या है हमारा आयोटा 2, b क्या है हमारे यहाँ पे 2 आयोटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि b स्क्वायर करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर है ना। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग लिख ले, कहीं पे लिख लीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और खाली आयोटा की वैल्यू होती है √-1। इन वैल्यूज को आप बॉक्स में बंद करके लिख लो कि आयोटा स्क्वायर आ गया तो मतलब -1, तो यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई -4, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे -4। फिर ये +4 था +4 इंटू एक्स। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस 4 और इस 4 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। फिर लिखेंगे y इजिकल टू में इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा 2x ब्रैकेट में अंदर क्या बचा हमारा 1 बाई में डी स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा डी, यहाँ पे x बच गया, बिल्कुल देखो यही बचेगा डी स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा डी और x। अब मुझे बताओ कि जब हमारा x रेज टू पावर 1 आ गया यहाँ पे,
डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी हो, इनटू में एक्स रेज टू पावर एन हो, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते थे? देखो सारे रूल मैंने समराइज इसीलिए करवाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ध्यान आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, है ना। तो इसमें रूल नंबर सेकंड अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता था हमारा कि जब हमारा 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इंटू में एक्स रेज टू पावर एन हो, तब उसमें हम बायनोमियल थ्योरम लगा के एक्सप्रेशन को बायनोमियल थ्योरम की फॉर्म में चेंज करके बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा निकल आएगा। तो अब हमें पता चल गया, इसमें हमें रूल नंबर सेकंड बनाना है। रूल नंबर सेकंड यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बोलता था हमारा रूल नंबर सेकंड? रूल नंबर सेकंड हमारा बोलता था, वैसे देखो आपको याद हो जाना चाहिए ना, मेरे याद हो गया तो आपको भी हो जाना चाहिए, एफ ऑफ डी इंटू में एक्स रेज टू पावर एन। तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ डी को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म में चेंज करते थे, इनटू में एक्स रेज टू पावर एन हो, यहाँ पे फिर हम क्या करते थे, बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते थे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते थे, है ना, ये करते थे। तो अब यहाँ पे देखो इस फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे हम? फॉर आयोटा डी को हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो देखो कॉमन लो, y इज इक्वल टू में इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा 2x, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 बाय में 4 आयोटा डी को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, डी स्केयर अपॉन में 4 आयोटा डी प्लस में 1, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। अब मुझे बताओ, एक न्यूमरेटर में डी स्केयर है और डिनोमिनेटर में डी आर है, तो क्या एक डी कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो एक डी को मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। अब एक चीज और बता दो मुझे कि डिनोमिनेटर में 4 आयोटा आ रहा है ना, आयोटा वाली टर्म आ रही है, और आयोटा का अभी कभी आपने देखा डिवाइड में ऐसे 1 बाई में -5, कभी ऐसे देखा? नहीं देखा। क्यों? आपने ये तो देखा होगा -1 बाई में 5, है ना, -1 बाई में 5, तो कभी आपने डिनोमिनेटर में माइनस देखा ही नहीं होगा, न्यूमरेटर में माइनस देखा होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस आयोटा डिनोमिनेटर है इसको यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कर सकती हूँ, मैं लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, बाई आयोटा से। आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख देंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे यानी y इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा 2x इंटू में 1 बाई में 4 आयोटा डी, ब्रैकेट में हमारा क्या बचा था, 1 प्लस में d अपॉन में 4 आयोटा। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, आयोटा से, तो क्या आ जाएगा, डी आयोटा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और ये एक्स हमारा बच ही रहा था। तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ पे आ जाएगी कि 1 अपॉन में 4d, 1 प्लस में डी आयोटा अपॉन में 4 आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स। अब मुझे बताओ आप लोग एक बात कि हमारा यहाँ पे क्या है कि y इज इक्वल टू में इमेजनरी पार्ट किसका, ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का, इंटू में 1 अपॉन में 4 आयोटा डी, तो यहाँ पे 1 प्लस में डी आयोटा अपॉन में 4 आयोटा का स्क्वायर इंटू एक्स। ये हमारा है कि y इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इंटू 1 अपॉन में 4 आयोटा डी, 1 प्लस में डी आयोटा अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स। आयोटा स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप लोग मुझे ये बता दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1। तो क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू में इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इंटू में 1 अपॉन में 4 आयोटा डी, 1 माइनस डी आयोटा अपॉन में 4 इंटू एक्स। क्या ये लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है और आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब -1 होता है आयोटा की वैल्यू, तो उसको जो हमारा 1 प्लस डी आयोटा बाई 4 था, तो ये प्लस हमारा माइनस में चेंज हो गया, तो 1 माइनस डी आयोटा बाई 4 इंटू एक्स। इतना समझ आया आपको, बिल्कुल आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब रूल नंबर सेकंड में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो लिख दो ट्रांसफॉर्म करके, y इज इक्वल टू में इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स इंटू में 1 अपॉन में 4 आयोटा डी, इस वाले टर्म को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे
न्यूमरेटर में लेके गए 1 माइनस में डी आयोटा बाई 4 माइनस 1 इंटू एक्स। तो इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, है ना। 1 माइनस में डी आयोटा बाई 4 इनवर्स इंटू एक्स। देखो अभी मैं इसको इरेज करूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो एक बार मैं आपको फिर से ये रिवाइज करा देती हूँ क्वेश्चन में हमने क्या किया है। देखो हमारा क्वेश्चन था डी स्केल प्लस 4y इंटू इजकल टू एक्स इंटू साइन 2x था। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें रूल नंबर 5 पढ़ा। हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है, 1 बाई में एफ ऑफ डी एक्स रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इजकल टू किसके इक्वल होता था, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स को इक्वल आगे लिखा हमने एफ ऑफ डी के, तो एफ ऑफ डी में क्या ऐड होगा, ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट इंटू में एक्स रेज टू पावर एन। देखो लन भी हो गया होगा आपको। फिर हमने पढ़ा आयोटा स्केल की वैल्यू -1 होती है, आयोटा की वैल्यू हमारी रूट -1 होती है, हमेशा लन कर लेना। और आयोटा केवल हमारा एक नोटेशन शो करता है कि हमारा क्वेश्चन में रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ना। फिर हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। डी को एम से रिप्लेस कर दिया, एम स्क्वायर प्लस 4 आर एच एस वाली टर्म 0 के इक्वल, एम आया हमारा ±2 आयोटा। तो हमारे रूट्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू बता रखी है आपको, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पे भी अलग से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है पूरा, तो उसको देख लेना कैसे लिखा मैंने कि a cos 2x प्लस में b sin 2x, है ना। तो फिर वैसे भी सेल्फ अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि e रेज टू पावर आयोटा x है। देखो आयोटा आ रहा है ±2 आयोटा, और e रेज टू पावर आयोटा x कैसे लिखते हैं हम, cos x प्लस में आयोटा sin x, यानी cos वाली टर्म और sin वाली टर्म को लिखते हैं ना। और 2 ये हमारा a की वैल्यू है। फिर ये CF निकल गया। अब बात थी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए हमने y इजकल टू में y को एक तरफ, बाकी सारे टर्म को एक तरफ भेज दिया। इसके बाद हमने क्या किया, 1 में डी स्केयर प्लस 4x इंटू साइन 2x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2x हमारा इमेजिनरी पार्ट है किसका, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का, इंटू में 1 में एफ ऑफ डी में ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट ऐड कर दिया, इंटू में एक्स, यहाँ पे एक्स था ये हमारा, ये है ना, तो वो x लिख दिया मैंने। फिर क्या किया, यहाँ पे हमारी d की वैल्यू देखो f ऑफ d लिखते थे, ये हमारी f ऑफ d की वैल्यू है ना। f ऑफ d की वैल्यू क्या है, d स्केयर प्लस 4। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी कि y इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा x अपॉन में d प्लस में d में ऐड कर रहे थे ना 1, ये f ऑफ d में आयोटा ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे d में आयोटा ऐड किया, ई रेज टू पावर आई एक्स है, इसमें ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट आयोटा है, तो इसका स्केल प्लस में 4। अब मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए हमारा 2 है, कैसे पता चला, यहाँ से कंपेयर कर लो, साइन 2x है, हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन ax है, और a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ पे d प्लस में आयोटा 2 का स्केयर प्लस 4 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, आईडी ओपन कर ली, आईडी ओपन करके ये आया था, यहाँ पे -4 आया था आयोटा स्केल की वजह से, मैंने बता दिया था कैसे आया था, है ना। इसको सोल्व किया हमने कंप्लीट। क्यों सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आए ना, यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे रूल नंबर 2 हमारा अप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, रूल नंबर 2 बोलता है कि 1 में एफ ऑफ डी एक्स रेज टू पावर एन, इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में चेंज करके बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं सोल्व करने के लिए ना। तो हमने वही किया, हमने 4 आयोटा डी को यहाँ से कॉमन लिया, डी स्केयर अपॉन में 4 आयोटा डी प्लस 1 आएगा, तो एक डी स्केयर सा ये न्यूमरेटर वाला और एक डी डिनोमिनेटर वाला आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब हमने देखा डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा कभी देखा नहीं है हमने, कभी नहीं देखा डिनोमिनेटर में आयोटा, देखा है आयोटा वाली टर्म, मैंने आपको दिखाया भी था कि माइनस एक हो 1 बाई में -5, एक हो -1/5, तो आपने कौन से वाला देखा है, ये वाला देखा है, ये वाला देखा आपने, ये वाला देखा होगा, इसको नहीं देखा होगा। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में लाने के लिए, न्यूमरेटर में माइनस को लाने के लिए हमने आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया, डी को आयोटा से ही डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 4 आयोटा स्केयर हो गया। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, -1 होती है, तो आयोटा स्केयर की जगह हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और डी आयोटा। अब इसमें हम यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे सोल्व करते हैं। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा, है ना, सोल्व कर रहे हो तभी समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे CF की वैल्यू लर्न करके रखना, CF की वैल्यू क्या आई थी हमारी, a cos 2x प्लस में b sin 2x आई थी, है ना। क्यों, क्योंकि लास्ट में जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे ना, तब उसमें हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं pi प्लस में CF। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ वहाँ पे, पर y की वैल्यू हमारी क्या रखी है यहाँ पे, y इजकल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax, यही आ रखा है।
कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इंटू 1/4 आयोटा डी 1 माइनस डी आयोटा बाई 4 इनवर्स एक्स। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ कंप्लीटली एक बार। देखो अब सोल्व करते हैं हम आगे। देखो इतना समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। y इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इंटू 1/4 आयोटा डी 1 माइनस डी आयोटा बाई 4 का इनवर्स इंटू एक्स। अब हम रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर सेकंड क्या बोलता था, बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ना। और हमारी बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, हमारी बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि 1 प्लस में एक्स इनवर्स हो हमारा। देखो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल तो बाद में हम चेंज कर लेंगे है ना। 1 प्लस में एक्स इनवर्स इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखते थे, 1 प्लस में एन एक्स प्लस में एन और एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल यहाँ पे एक्स के। और ये सीरीज ऐसे ही फर्दर ऑन इंक्रीज होती रहती थी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, एक्स है। तो जब हम इसके आगे लिखने का फायदा है, नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताती हूँ आपको। देखो फंक्शन है हमारा डी एक्स है, तो जब हम डी एक्स करेंगे, मतलब इस डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है डी, कैपिटल डी, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 1। और हम डी स्केयर एक्स करेंगे, मतलब इस 1 का भी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 0। तो डी स्केयर वाली टर्म है, इसके आगे जो टर्म आएगी मैं इसको आप थ्योरम में लिख के दिखाती हूँ आपको पहले, फिर आपको समझ आएगा कि y इजिकल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स इंटू में 1/4 आयोटा डी। अब हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस में एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे -1 इंटू एक्स है ना, प्लस में एन कितना है हमारा -1 और -1 एन की वैल्यू यहाँ पे -1 और ये -1 एक्स स्केयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो क्या अब मैं इसके आगे की टर्म लिखूं, नहीं लिखूंगी। क्यों, क्योंकि इसके आगे की टर्म लिखूंगी मैं, इसके आगे क्या आएगा n -1 n -2 एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो वहां पे मैं जब इस 1 माइनस डी आयोटा बाई 4 इनवर्स -1 है, इसकी वैल्यू को पुट करूंगी तो ये x है। यहाँ पे देखो x की भी तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे। x हमारा क्या है, ये x है हमारा क्वेश्चन में, माइनस डी आयोटा बाई 4 इसको भी सब्सटीट्यूट कर लो, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1/4 आयोटा डी 1। अब देखो -1 और इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस डी आयोटा बाई 4, यहीं पे लिख देती हूँ मैं कि देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में -1 और x की जगह आप माइनस डी आयोटा बाई 4 लिखोगे, प्लस में -1, ये -1 कितना हो जाएगा -2 और x स्केयर यानी कि माइनस डी आयोटा बाई 4 का स्केयर लिखोगे आप लोग है ना। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ 1 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस डी आयोटा बाई 4, पीछे x भी है ना यहाँ पे, इसके लास्ट में x भी तो आएगा, ये वाला x। तो 1 प्लस में डी आयोटा बाई 4 प्लस -1 -2, ये माइनस और ये माइनस तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये माइनस और इसका स्केयर कर रहे थे, ये भी आपस में कैंसिल आउट होके प्लस बन रहे थे। यहाँ पे क्या आएगा प्लस है ना 2 और ये डी आयोटा बाई 4 का होल स्केयर यानी कि 2 डी स्केयर आयोटा स्केयर अपॉन में 4 का स्केयर 16, ये आएगा सोल्व करने पे। इसको सोल्व करेंगे, x की जगह हम माइनस डी आयोटा बाई 4 की वैल्यू पुट की और इसको सोल्व किया तो ये बन रहा है। अगर हम अभी देखो ये डी आई स्केयर लिखा है ना, इसका भी फायदा नहीं हुआ, आगे सीरीज और बढ़ती रहती है, इनफाइनाइट तक चलती रहती है सीरीज, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमने ये टर्म देखी डी स्केयर आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1, -2 हो जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह -1 करेंगे, लेकिन डी स्केयर है और लास्ट में हमारा फंक्शन क्या है, ये x है ना।
ये सीरीज आगे प्रोसीड होती रहेगी, तो लास्ट में हमारा क्या है x है। तो अब मुझे बताओ कि ये 2 आयोटा स्क्वायर बाई 16 तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन डी स्क्वायर करेंगे, ये x है, ये इसके साथ भी, इस वाले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब डी स्क्वायर हमारा x पे ऑपरेट होएगा, तो डी स्क्वायर हमारा x पे ऑपरेट होएगा तो क्या बना देगा 0, मतलब ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी 0। तो बचेगा क्या, ये x केवल इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, है ना। तो y इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax इंटू 1 में 4 आयोटा d 1 प्लस में d आयोटा बाई 4 इंटू में x, ये बचेगा। इसलिए मैं आगे की टर्म यहाँ पे और नहीं लिख रही थी, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म लिखी मैंने डी स्क्वायर आया, इसके बाद लिखती तो डी रेज टू पावर 4 आता, मतलब आगे टर्म इंक्रीज होती रहती। तो हमने देखा डी स्क्वायर की वैल्यू ही हमारी 0 आ रही है, तो इसके आगे की तो 0 आएगी, तो लिखने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, है ना। आप लिख के एक बार अपने मन की निकाल के देख लेना, 0 वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 आ रही है। तो अब क्या करेंगे, हम इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो y इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax इंटू 1 में 4 आयोटा d मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x प्लस में d आयोटा x अपॉन में 4। तो क्या इस आयोटा को मैं आगे लिख लूँ, लिख सकती हूँ। तो dx बाई 4 बच गया है ना। अब मुझे बताओ y इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax इंटू 1/4 आयोटा, इस d को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/d, अलग से 4 आयोटा d था तो 1/d लिख लिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे देखो d ऑफ x मतलब d डिफरेंशिएशन ऑफ x, d ऑफ x करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस में आयोटा d बाई में 4, सॉरी ये d तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x कर तो दिया, कितना आया हमारा 1 आया, तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये 1/d होता है, इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि d होता है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी d/dx, और 1/d किसकी इक्वल हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन की, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म का, तो इंटीग्रेशन करके लिखते हो y इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax इंटू 1 में 4 आयोटा लिखोगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे x का तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस में आयोटा बाई 4, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है हमारे हमेशा x आएगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाती है। तो अब लिखा हुआ है मैंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax, क्या मैं इसको ओपन कर सकती हूँ e रेज टू पावर आयोटा ax को मैं हमारी इसको ओपन करके लिख सकती हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, देखो इसको मैं लिखती हूँ y इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax, a की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे 2 थी, सब्सटीट्यूट कर रही हूँ मैं यहाँ पे i 2x इंटू 1 में 4 आयोटा x स्क्वायर बाई 2 प्लस में आयोटा x बाई 4। पहले ये देखो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है, तो अभी मैंने बताया था जब हमारा ऐसे लिखो होता है 1 में -5 या फिर -1/5, तो कौन सा ठीक होता है, ये ठीक होता है, ये हमारा गलत होता है। डिवाइड में माइनस हम कभी नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे कि आयोटा है ना यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, किससे आयोटा से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने यहीं पे लिख देती हूँ मैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा माइनस होती है ना, तो ये माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ y इक्वल टू में माइनस ऑफ आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है, इस आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 से ये जो हमारा -1 है इससे रिप्लेस कर दिया, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे 4 आयोटा था, आयोटा को हमें हटाना था, तो मैंने यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे न्यूमरेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में आयोटा से किया तो आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा 2x बना, और 1 में आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया है।
तो अब मुझे बताओ माइनस आयोटा और ई रेज टू पावर आयोटा 2x क्या होता है हमारा, कोस 2x प्लस में आयोटा साइन 2x इंटू में इसके डिवाइड में क्या आएगा, 4 भी तो आएगा ना, ये 4 था, इंटू में एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में आल्टा एक्स बाई में 4। अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको सोल्व करने में, क्यों, क्योंकि पहले मैं आल्टा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ। तो मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू में माइनस आल्टा कोस 2x, इसके डिवाइड में 4 लिख लेती हूँ अलग से, प्लस में आल्टा साइन 2x। अब देखो मुझे वही बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस आल्टा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ, आल्टा साइन 2x के साथ। तो करोगे मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस आल्टा स्क्वायर साइन 2x। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि आल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारा -1 के इक्वल होता है। भाई ये था माइनस आल्टा आल्टा साइन 2x, तो आल्टा आल्टा कितना है, आल्टा स्क्वायर साइन 2x। अब आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, और आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2x आएगा। तो ये -1 माइनस करके क्या बचा, केवल साइन 2x बचा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2x बाई 4, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में आल्टा एक्स बाई 4, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद। तो अब आपको समझ आ गया होगा मैंने साइन 2x कैसे लिखा है ना, इतना समझ आया है सबको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस टर्म की इसके साथ करेंगे, ऐसे ही इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिखो y इज इक्वल टू में, जब हम इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ कर रहे हैं फिर हम इसके साथ करेंगे। तो पहले इसकी मैं इसके साथ कर रही हूँ, तो क्या आएगा, माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर, ये कोस 2x अपोन में ये 4 और ये 2, कितना हुआ 8, प्लस पहले एक काम करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी लिख लेते हैं ना। तो माइनस, अब देखो मुझे ये बताओ कि माइनस आयोटा कोस 2x बाई 4 की मल्टीप्लाई हम आयोटा x बाई 4 के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर है ना, माइनस आयोटा स्क्वायर कोस 2x इंटू में x, ये x अपोन में 4 4 जा 16, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो -1 x कोस 2x अपोन में 16, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा x कोस 2x अपोन में 16। तो मैं इसको लिख देती हूँ, क्या आया, प्लस का x कोस 2x अपोन में 16। अब ये वाली टर्म दोनों मल्टीप्लाई कर दी। अब बात करते हैं साइन 2x बाई 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 से करेंगे, क्या आएगा, साइन 2x, पहले हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर साइन 2x अपोन में 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8। अब बात करते हैं प्लस में, आयोटा x बाई 4 की इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा x साइन 2x बाई में 4 4 जा 16। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, समराइज करा दूंगी। हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा x इंटू में 1/4 आयोटा d, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम तक तो आपको समझ आ गया था कि हमने कैसे कन्वर्ट करके लिखा है ना। इसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई की, क्या होती है, 1 प्लस में x इनवर्स 1 प्लस एन एक्स प्लस में एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, चलती जाएगी सीरीज आगे तक मतलब। तो अब बताओ फंक्शन क्या था हमारा x, यहाँ पे तो d ऑफ x करेंगे 1 आता है, d स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करते हैं x का तो क्या आएगा 0 आएगा है ना। तो हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा x इंटू 1/4 आयोटा d। इसमें हमने सीरीज को अप्लाई कर दिया, कैसे अप्लाई किया था कि 1 प्लस में n क्या है -1, x क्या है हमारा यहाँ पे x, मतलब देखो ये x है ना, ये x ये वाला x होता है, मतलब जो जिसमें हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसमें कंपेयर करो यहाँ से
ये x की वैल्यू कितनी है माइनस डी आयोटा बाई 4, यानी x की वैल्यू कितनी माइनस डी आयोटा बाई 4। तो यहाँ पे x की जगह हम लास्ट में माइनस डी आयोटा बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डी आयोटा प्लस डी आयोटा बाई 4 बन रहा था। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन रहे थे, मैंने सोल्व करके दिखाया था आपको सारा प्लस में। तो इस वाले टर्म के लिए एक सोल्व करेंगे, तो ये 2d आयोटा स्क्वायर बाई 16 प्लस में ये सीरीज आगे तक चलती जाएगी, लास्ट में हमारा x मल्टीप्लाई में था, है ना। फिर हमने क्या किया, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। तो जब ये d है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तब तो 1 आएगा रिजल्ट में। आगे मैंने करके भी दिखा रखा आपको, यहाँ पे किया था 1 आया था, d को x के साथ किया था। लेकिन इस d स्क्वायर x की करेंगे हम मल्टीप्लाई, आगे यहाँ पे चल के मल्टीप्लाई करते तब d स्क्वायर ऑफ x कितना बन रहा है हमारा 0। क्यों? क्योंकि dx तो 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है 0, तो ये टर्म हमारी 0, तो लिखने का कोई फायदा नहीं था। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x इंटू 1/4 आयोटा d, 1 प्लस में d आयोटा बाई 4, इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे x के साथ करेंगे, है ना। तो मैंने x के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, x 1 की x के साथ करेंगे तो x प्लस में आयोटा dx अपॉन 4, तो dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे कितना आएगा 1। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x इंटू 1/4 आयोटा 1/d x प्लस में आयोटा बाई 4। डिनोमिनेटर में d होता है ना कैपिटल D, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, याद रखना हमेशा। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया x² प्लस में आयोटा x बाई 4, यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये 4 आयोटा था, डिनोमिनेटर में आ रहा था, डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं आता, न्यूमरेटर में आता है। मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा था आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा, याद नहीं, यहाँ पे आयोटा आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा 2x इंटू 1/4 आयोटा स्क्वायर बन रहा था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो मैं माइनस यहाँ पे लगा दिया, तो ये सेम एज इट इज लिख दिया मैंने, है ना। ये कैसे किया था, ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा। इसके बाद क्या किया कि ये जो ई रेज़ टू पावर आयोटा 2x है, इसकी वैल्यू लिख ली मैंने, cos 2x प्लस में आयोटा sin 2x अपॉन में 4 x² 2 प्लस में आयोटा x बाई 4। इतना किया, आयोटा की मल्टीप्लाई इसके साथ की, पहले cos 2x बाई 4 आया, मतलब माइनस आयोटा cos 2x बाई 4 आया, प्लस में माइनस आयोटा की इसके साथ करेंगे तो प्लस sin 2x बाई 4 आया, इसको एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इस वाले टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये आया, इस वाले टर्म की इस वाले के साथ करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ऐसे इस वाले टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और इस वाले टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। अब मुझे बताओ कि हम क्या लेके चल रहे थे कंप्लीट क्वेश्चन में, इमेजिनरी पार्ट लेके चल रहे थे। क्या लेके चल रहे थे हम, हमेशा इमेजिनरी पार्ट लेके चल रहे थे। क्यों लेके चल रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था, d² प्लस में 4, हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, d² प्लस में 4y इजकल टू में x इंटू साइन 2x था। मतलब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही इमेजिनरी पार्ट पे बेस्ड था। तो क्या मैं वो टर्म लिखूंगी जिसमें आयोटा आ रहा है, नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि जिस टर्म में आयोटा नहीं आ रहा, हमारा क्या था, फॉर्म क्या होती है हमारी, ई रेज़ टू पावर आयोटा x, क्या लिखते थे हम, cos ax प्लस में आयोटा साइन ax। मतलब आयोटा वाली टर्म, यही टर्म तो हमारी इमेजिनरी होती थी, तभी तो हम इमेजिनरी पार्ट लिख रहे थे, ई रेज़ टू पावर आयोटा x। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, साइन x, और हमारा क्वेश्चन भी क्या था, साइन x पे बेस्ड था। तब तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। आयोटा का मतलब ही क्या होता है कि ये इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, इमेजिनरी पार्ट को शो करता है कौन, आयोटा। तो जिन टर्म में आयोटा नहीं आ रहा, इसका मतलब वो टर्म हमारी रियल पार्ट है। तो क्या मैं उनको लेके चलूंगी, कंसीडर करूंगी, नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में केवल हमें इमेजिनरी पार्ट था, तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगी ही नहीं। ये चैप्टर की स्टार्टिंग की तब मैंने आपको यही बताया था ना। तो लिखो y इजकल टू में माइनस आयोटा x² cos 2x बाई में 8 x cos 2x बाई 16 को क्या मैं कंसीडर करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी कंसीडर। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि इस टर्म में आयोटा तो आ ही नहीं रहा, आयोटा नहीं आ रहा। आयोटा एक नोटेशन देता है कि हमारा क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो इमेजिनरी पार्ट गिवन है या फिर रियल पार्ट का गिवन है। तो आयोटा नहीं आ रहा मतलब ये रियल पार्ट है। प्लस में x² साइन 2x बाई आर, बेशक से यहाँ पे साइन 2x हो, साइन 2x हो बेशक से यहाँ पे, लेकिन आयोटा तो नहीं आ रहा ना। आयोटा क्योंकि क्वेश्चन में हम आयोटा कंसीडर करके चल रहे हैं, आयोटा, इसीलिए तो हम ई रेज़ टू पावर आयोटा x लिख रहे थे।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा एक्स, e रेज टू पावर आयोटा एक्स कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। इमेजिनरी पार्ट क्या था? साइन एक्स। साइन एक्स इमेजिनरी है, कैसे पता चलता था? इस आयोटा की वजह से। तो यहाँ पे आयोटा तो है ही नहीं, तो ये हमारा इमेजिनरी तो बनेगा ही नहीं, भले ही यहाँ पे साइन हो कोस हो कुछ हो, आयोटा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? आयोटा एक्स साइन टू एक्स बाई 16, ये हमारा इमेजिनरी है। तो इसको भी मैं क्रॉस कर देती हूँ, बच क्या गया? आयोटा एक्स साइन टू एक्स बाई 16, आयोटा एक्स साइन 2x बाई में 16। अब मुझे पता चल गया इस आयोटा ने हमें क्या दे दी? नोटेशन दे दी। किसकी? कि हमारा क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गिवन है। तो अब आयोटा का काम हमारा खत्म हो गया, बस आयोटा का काम यहाँ तक ही था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंसीडर कराने का हमें पता चल गया। अब इस आयोटा को हम हटा सकते हैं, बाय आयोटा आपका काम खत्म। एक्स स्क्वायर कोस 2x बाई 8 प्लस में x साइन 2x बाई में 16, ये हमारा क्या निकल के आ गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनली, है ना फाइनली हमारा निकल के आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पिछले 1 घंटे से हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को, फाइनली हमारा निकल के आ गया। तो देखो अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा होता है PI प्लस में CF। अब CF की वैल्यू क्या थी? आपको याद होगी, नहीं भी होगी मैं बता देती हूँ। A cos 2x प्लस में B साइन 2x। कैसे पता चला था? जल्दी से मन में निकाल के देख लिया करो। CF की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में था d स्क्वायर प्लस में 4y इजकल टू में x इंटू में साइन 2x था। हमने क्या किया था? m स्क्वायर प्लस में 4 इजकल टू 0 हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। m क्या बना था हमारा? प्लस माइनस में 2 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स रूट था, तो a cos 2x प्लस b साइन 2x। देखो मैं रटती नहीं हूँ, आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसे याद है रट रखा है, नहीं, इतना लंबा लंबा किसी को रटा नहीं जाता। मेथड होता है सोल्व करने का कि आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ, एक स्टेप के बाद अगली स्टेप आपको खुद पे खुद नजर आएगी। ये कब होगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे लगातार। तो CF की वैल्यू a cos 2x प्लस b साइन 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकल के आया हमारा? कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा निकल के आया a cos 2x प्लस में b साइन 2x माइनस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी तो ऐड करेंगे, तो माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर कोस 2x बाई 8 प्लस में x साइन 2x बाई में 16। ये हमारा क्या निकल के आ गया? कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या निकल के आ गया हमारा? कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो बेस्ड था किस पे? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, मेन तो वही था। वैसे तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन जो रूल पढ़ रहे हैं हम, ये रूल हम PI की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं कि अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो आई थिंक आज का लेक्चर देखो अभी समझ आ गया होगा आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था, है ना? क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मतलब जब कॉम्प्लेक्स होते हैं ना हमारे फंक्शन, उनको सोल्व करने में डरते हैं। मैं खुद डरती थी जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो मेरे को भी डाउट आता था इनमें, है ना? लेकिन अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि सोल्व करोगे आप लोग, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होने से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है सोल्व करने का। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो प्लीज़ इसको अगर एक बार में समझ ना आए तो एक बार इसको, इसी वीडियो को, लेक्चर को बार बार आप पीछे देख सकते हैं करके। तो अभी इस लेक्चर को देखने से पहले मैं ये चीज़ और बताऊंगी कि जो आपके प्रीवियस लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हुए उनको भी देखो। आप उनको देखोगे तो ये लेक्चर बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो रूल नंबर 2 अप्लाई हो रखा है बाइनोमियल थ्योरम वाला, एक हमारा रूल नंबर 4 है उस जैसा भी बन रहा है कि हम डिवाइड में 1/, में f ऑफ d प्लस आयोटा a क्यों लिख रहे थे। रूल नंबर 4 में हम पढ़ चुके थे चीज़ें सारे। तो प्रीवियस लेक्चर देख के फिर ये लेक्चर को प्रोसीड करो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों के लिए है ये चैनल, पहली बात तो क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी का जो हम पढ़ते हैं सिलेबस, इसके लेक्चर नहीं मिलते हमें, इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो हमारे मन में डाउट रह जाते हैं काफ़ी सारे। तो उसी पर्पज़ से मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के।